Unacademy. Let's crack it. हेलो आकिब, कैसे हैं आप? सबसे पहले आपको यूपीएससी में इतनी शानदार सफलता के लिए आपको हम सभी की ओर से और अनअकैडमी प्लेटफॉर्म की ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत सारी खुशी, बहुत सारी जो हम लोगों ने एक सपना देखा था कुछ साल पहले की, और जो आपके अंदर हमने जो वो जुनून देखा था आकिब के अंदर कि वो एक न एक दिन सफल होंगे और वो एक आईएएस बन करके हम लोग के सामने एक दिन हाजिर होंगे, तो वो सपना शायद आज पूरा हो गया। इस मौके पर मैं एक शेर के साथ मैं तुम्हारा इस्तकबाल करना चाहूँगा कि मेरे जुनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा, मेरे जुनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा, इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। मिटा दिया है तो साहिल पे इंतज़ार न कर, मिटा दिया है तो साहिल पे इंतजार न कर, अगर वो डूब भी गया है तो दूर जाके निकलेगा, अगर वो डूब भी गया तो दूर जाके निकलेगा। ये लाइनें पूरी तरीके से तुम्हारे लिए हैं आकिब, और मुझे बेइंतहा खुशी है, शायद इतनी ज़्यादा खुशी जितनी शायद तुम्हारे फैमिली को होगी, तुम्हें होगी, उससे कहीं ज़्यादा खुशी मुझे भी है। और उतनी ही खुशी है क्योंकि तुम मेरे उस तब के स्टूडेंट हो जब तुमने शुरुआत करी थी सिविल सर्विसेज की तैयारी में, और हम लोगों ने एक साथ मिल करके तुम्हारे अंदर जज्बे को देखा था और ये देखा था कि एक दिन तुम जरूर कुछ बड़ा करोगे। तो बहुत बहुत स्वागत दोबारा तुम्हारा, बहुत बहुत वेलकम, बहुत बहुत स्वागत, और अगेन ढेर सारी दुआएं, शुभकामनाएं कि तुम जिंदगी में एक अच्छे प्रशासक बनो आकिब, और खूब आगे बढ़ो और देश का नाम रोशन करो। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आखिर आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पे बच्चों को एक मैसेज देने के लिए, जो बच्चे वाकई में जो रूरल बैकग्राउंड के हैं या जो बच्चे बड़े ही विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करके यहाँ तक आते हैं, सिविल सेवा की जर्नी को पूरा करते हैं, अपनी सफलता मतलब अर्जित करते हैं। तो मैं आपका आज एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा कि आपके तैयारी की शुरुआत में आपने कैसे की, आपकी जर्नी कैसे रही, आपने कब सोचा सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के बारे में, और फिर एक एक करके सारी बातें करेंगे। तो सबसे पहले हमें बताइए कि आपने शुरुआत कहाँ से की, कहाँ से आपको मोटिवेशन मिला यूपीएससी की जर्नी की ओर बढ़ने के लिए, यूपीएससी की तैयारी के लिए? एक्चुअली 11th में जब मैं पढ़ता था तो कुछ सुनने को मिला था आईएएस के बारे में, तो बस इतना ही पता था कि कोई बहुत ज्यादा पावरफुल पोस्ट है आईएएस, तो थोड़ा सा आ गया था कि दिल में कभी मौका मिलेगा तो करेंगे। तो 12th के बाद मैंने सीरियस कभी पढ़ना शुरू किया अपनी पूरी लाइफ में। उससे पहले मैं स्कूलिंग लाइफ में बहुत लापरवाह स्टूडेंट था, तो 80% मार्क्स आ गए तो गांव में ग्रामीण जीवन में 80% भी बहुत होते हैं। ऐसे तो मार्क्स परसेंटेज कोई काम आती नहीं है, फिर भी घर वालों का भरोसा तो आ ही जाता है फिर भी। तो उसके बाद कहीं ना कहीं पढ़ाई में मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया और एक करियर बनाने का सोच लिया मैंने। फिर एक साल मैंने आईआईटी की तैयारी की, फिर उसके बाद मैं सोच लिया था कि अब आईएएस की तैयारी करनी है। 18 से सेकंड ईयर से मैं सीरियस पढ़ाई शुरू कर दिया आईएएस की। बीएम से ही, यानी कि आपने पढ़ाई के बारे में सीरियसली सोचना शुरू कर दिया तैयारी को? अच्छा, बहुत अच्छे। तो उसके बाद आपकी जर्नी, तैयारी की जर्नी क्या रही, और आपने क्या स्ट्रेटजी अपनाई, आपकी कौन कौन सी किताबें आपने पढ़ी, क्या क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का आपका क्या जो है वो अप्रोच था? एक बार हम चाहेंगे कि लर्नर्स तक आपकी स्ट्रेटजी जो है पहुंचे, आप बताएं। प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू की तीनों की मैं अलग अलग स्टेजेस में बताना चाहूंगा। प्रीलिम्स में जनरली शुरुआत में बच्चे गलती करते हैं कि बहुत ज्यादा करंट करते हैं और बहुत सारी किताबें पढ़ लेते हैं और रिवाइज नहीं करते हैं, और उनके बेसिक कमजोर रह जाते हैं बहुत ज्यादा। तो प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपकी जो बेसिक नॉलेज है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। दूसरा, एक भ्रम है मार्केट में कि करंट अफेयर, और इसलिए वो बहुत सारी कोचिंगों की मैगजीन भी रेफर करने लग जाते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि करंट अफेयर के दम पे आप प्री नहीं निकाल सकते। प्री निकालने के लिए आपका स्टैटिक स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका स्टैटिक कमजोर है तो आप समझ लीजिए कि आप मार्केट से बाहर हो चुके हैं। इनफैक्ट मैंने ऐसे भी स्टूडेंट देखे हैं जिनका सिर्फ स्टेटिंग के दम पे प्री होता है। तो आप याद रखिए कि आपकी पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जैसे भी ये बेसिक सब्जेक्ट है, एनवायरमेंट, इकोनॉमिक्स, ये सब आपके इनके बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए प्री में। अगर ये आपकी कमांड है तो बाद में आप करंट अफेयर्स तो आप लास्ट में कंपाइलेशन से भी पढ़ सकते हैं, वहां से भी आपको हो जाएगा, इतना ही करंट आता है
उसके बाद अगर मेंस की स्ट्रेटजी होती है तो थोड़ा डिफरेंट होती है। मेंस में आपको थोड़ा PYQ को एनालिसिस करना होता है, और जो कुछ टॉपिक्स इकोनॉमी के और ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के जहाँ से क्वेश्चन उठते हैं उनके ऊपर अपने या तो खुद के नोट्स बना लीजिए। उसके नोट्स अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो किसी एक कोचिंग के कंपाइलेशन को रेफर कर लीजिए जो बहुत अच्छा हो, और उसको बार बार रिवाइज करिए। लिखने की प्रैक्टिस इतनी कीजिए जितनी आपको की जा सकती है। कोई एक मेंटर ढूंढ लीजिए, कोई एक टीचर जो आपके आंसर्स को चेक कर सके रेगुलर बेसिस पर, आपको बता सके, आपको फीडबैक दे सके। इस चीज में अगर आप थोड़ी स्ट्रेटजी अपनाएंगे तो मेंस में आपका काफी इंप्रूव होगा। लास्ट में मेंस में सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि आपका ऐसे, एथिक्स और ऑप्शनल इन पे अच्छी कमांड होनी चाहिए। इस बार आप मार्कशीट चेक करेंगे मेंस की तो जीएस में एवरेज मार्क्स आते हैं बच्चों के। जो सिलेक्शन होता है वो इंटरव्यू और ऑप्शनल के मार्क्स के दम पे होता है और ऐसे के मार्क्स के दम पे होता है। तो ऐसे आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। ऐसे के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाई जा सकती है? ऐसे के लिए आखिर क्या स्ट्रेटजी अपनाई जा सकती है? ऐसे लिखने की एक अप्रोच होती है लिखने की, वो अप्रोच धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के साथ आती है। बहुत सारे टॉपिक्स को आप उठाइए, पहले आपको समझ में नहीं आ रहा है तो पूरा एक वीडियो देख लीजिए कहीं यूट्यूब पर, या किसी मेंटर से पूछ लीजिए कि ऐसे लिखते कैसे हैं। उसके बाद खुद से लिखने के प्रयास कीजिए। शुरुआत में क्या होता है कि बच्चे कोट वगैरह बहुत रट लेते हैं, वो कोट ही कोट डालने के प्रयास करते हैं। वो ये नहीं समझ पाते कि ऐसे में कोट सिर्फ एक उसका एक मटेरियल है। ऐसे में सबसे ज्यादा मायने ये रखता है कि आपने जो लिख रहे हैं टॉपिक उससे कितना जुड़ा हुआ है, और उसमें एक पैराग्राफ से दूसरा पैराग्राफ में कितना इंटरलिंक है, वो एक कहानी की तरह चल रहा है नहीं, वो फ्लो बन रहा है नहीं। वो फ्लो होना बहुत जरूरी है। मैंने इस बार ऐसे लिखा था तो मैंने एक भी कोट यूज नहीं किया था, एक भी कोट। मेरे मार्क्स 126 से इस बार 126 काफी अच्छे मार्क्स हैं। आप अगर मार्कशीट चेक करेंगे तो 103 बहुत खराब मार्क्स आए हैं बच्चों के। 126 उसकी तुलना में काफी अच्छे मार्क्स हैं, जबकि मैंने एक भी कोट नहीं लिखा। तो और उसका रीजन सिर्फ यही कि आपको लिंक होना चाहिए ऐसे में पूरा। वो लिंक बनने में टाइम लगता है, थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कुछ टॉपर्स की कॉपीज को पढ़िए, वहां से अपना व्यू बनाइए, फिर लिखने का प्रयास कीजिए। जितना आप लिखते रहेंगे आपके ऐसे में निखार आता रहेगा। फिर उसके बाद कुछ कविताएं, कुछ कोट्स, वो तो आपके फोल्डर मटेरियल वो आपको होना चाहिए, कुछ एक वैसी स्टडी, पर उनका इस्तेमाल करना आना आपके पास बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास वो चीजें नहीं भी आएंगी तब भी आप ऐसा लिख सकते हैं। जैसे कि स्ट्रेटजी यही है। और रही ऑप्शनल की बात, उसके बाद में ऑप्शनल पे आना चाहूंगा। तो इसके लिए मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम को थोड़ा सा अलग करूंगा। हिंदी में क्या है कि एक मार्केट थोड़ा अलग है। अगर आपको ऑप्शनल में स्कोर करना है तो कुछ ही सब्जेक्ट हैं जहां आप चुन सकते हैं, और उनमें से जैसे कि आप हिस्ट्री ले सकते हैं, हिंदी लिटरेचर ले सकते हैं। यहाँ से तो आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। बाकी ज्योग्राफी वगैरह जैसे सब्जेक्ट बहुत ज्यादा रिस्की है, यहाँ से स्कोर नहीं हो रहा है बच्चों से। बार बार मेरे सारे सीनियर्स ने ज्योग्राफी को लगभग स्किप कर दिया है, छोड़ दिया। मैं भी खुद भी छोड़ के आया हूँ। मैंने कहा था कि आपने क्यों स्किप किया, तो मैं उसका रीजन भी यही बताना चाहूंगा कि मैंने मेरा पहला मेंस ज्योग्राफी ऑप्शनल से लिखा था, और 3 साल पढ़ने के बाद भी मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मेरे 200 मार्क्स आ भी जाएंगे नहीं आएंगे। तो उसके बाद मुझे ये रियलाइज हो गया कि इस सब्जेक्ट के साथ मैं कभी फाइनल लिस्ट में तो नहीं आऊंगा। और वो ऊपर वाले का कर्म रहा कि मेरा सेकंड एंड में फ्री रह गया, और मुझको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई 1 साल लंबी, जो मैंने अपना ऑप्शनल चेंज करके हिंदी लिटरेचर ले लिया। उसके बाद मैंने सिर्फ 3 महीने की पढ़ाई की। इस बार मेरे 272 मार्क्स थे हिंदी में, काफी अच्छे मार्क्स थे। बहुत अच्छे मार्क्स हैं। यही है कि आपको थोड़ा जी सर, हिंदी तो आपको हिंदी मीडियम में ऑप्शनल आपको बहुत सोच समझ के लेना है। हालांकि सिलेक्शन आपको PSIR में मिल जाएंगे, वहां मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ मार्क्स का रेशियो काफी अच्छा है। हिस्ट्री आप ले सकते हैं, यहाँ भी टीचर्स आपको मिल जाएंगे, किताबें आपको मिल जाएंगी हिंदी में, मेंटर्स आपको मिल जाएंगे, सिलेक्शन आपको मिलेंगे। सही। तो यहाँ आपको स्कोर करना है। बाकी अगर हम इंटरव्यू पे आए तो इंटरव्यू का थोड़ा रैंडम रहता है। इंटरव्यू आजकल तो बहुत ज्यादा रैंडम हो चुका है, क्योंकि आप मार्क्स देखेंगे तो इस बार क्या हुआ है कि नॉन सेलेक्टेड जो बच्चे हैं उनके मार्क्स बहुत ज्यादा गिरा दिए, तो जो सेलेक्टेड बच्चे हैं उनको बहुत अप कर दिया है। इन्फ्लेशन आ गया है उनके मार्क्स में। मेरे खुद के मार्क्स 190 हैं, काफी अच्छे मार्क्स है 190 मार्क्स अपने आप में। हाँ, तो वही है कि इंटरव्यू को थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड पे होता है, तो डेफ को तैयार कीजिए, तो सारे लोग करते हैं। थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ जाना होता है, वो ज्यादा चीजें मायने रखती हैं। इंटरव्यू में पढ़ना ज्यादा होता नहीं है। मैं अपना बता दूं, मैं कुछ नहीं पढ़ा इंटरव्यू के लिए, सिर्फ अपना डेफ तैयार किया और थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ गया, तो 190 मार्क्स आ गए। जबकि मेरे दोस्त कहते थे कि यार कुछ भी तैयार नहीं कर रहा तुम्हारा, तो इंटरव्यू कैसे होगा। और उन्होंने पूरे प्रोजेक्ट के साथ तैयार किया, उनके मार्क्स 150 160, क्योंकि वहाँ आपको कॉन्फिडेंस दिखाना होता है। वो नॉलेज वो देखते भी नहीं है, नॉलेज जस्ट वहाँ पे एक फॉर्डर मटेरियल के तौर पे काम करता है।
स्पेशली कॉन्फिडेंस बहुत मायने रखता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं अपने नॉलेज को लेकर के या फिर अपने विचारों को लेकर के, कितने रिजिड हैं, यही सब चीज़ें देखिए, कितने फर्म है। नहीं, बहुत बढ़िया आपका एक्सपीरियंस है और आपने अपनी जर्नी बताई। अच्छा, आखिर ये बताइएगा कि तैयारी करने के दौरान करीब मुझे पता है कि 3-4 साल आपने तैयारी करी है और चौथे साल में आपको सिलेक्शन मिल गया। बीच में कोविड का भी 2 साल का मतलब एक चेंज, काफ़ी इफेक्ट था। तो तैयारी करने के दौरान कहाँ कहाँ लगता था कि मैं यहाँ पे भटकाव हो रहा है और कहाँ कहाँ नर्वस फील कर रहे थे तैयारी के दौरान? मतलब ऐसी क्या फीलिंग आई कि मतलब बार बार ऐसा लग रहा था कि अब मैं मतलब क्विट कर दूंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा? ऐसा अपना एक्सपीरियंस एक बताइए, जर्नी बताइए। सर जब फर्स्ट टाइम में मैंने दिया था तो बहुत तैयारी करके दिया था। मेरा सपना था कि मैं पहले अटेम्प्ट में निकालूंगा। ऐसा जोश होता ही है सब में, और मेरी एज भी बस 20-21 साल थी तो और ज्यादा हाँ, जोश था। मुझे पता है, ज्यादा बहुत एज पढ़ाई भी की थी है। मैंने। हाँ, बहुत पढ़ाई भी की थी मैंने, पर और मैंने कुछ गलतियां की थी। पहले मैं गलतियों को सामने लाना चाहूंगा। मैं पहले अभी बताया था कि करंट अफेयर ज्यादा पढ़ते हैं, वो गलती मैंने की थी शुरू में। 3-3 घंटे रोज करंट अफेयर पढ़ता था, फिर प्री के नोट्स बनाता था खुद। तो आते आते वो इतने नोट्स हो गए, उनको रिवाइज करना भारी हो गया मुझे प्री के टाइम पे। तो ऑर्गेनाइज करना भी अपने आप में मुश्किल हो गया। बाद में जब मेरा प्री निकल गया तो मुझको रियलाइज हुआ कि उस नॉलेज की मुझे जरूरत भी नहीं थी, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं थी। करंट को मैं घंटे पढ़ लेता रोजाना तो भी हो जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। तो एक तो ये गलती नहीं करनी कि करंट अफेयर पे ज्यादा ओवर फोकस नहीं करना है, और प्री के लिए नोट्स नहीं बनाने, ये याद रखना। और थोड़ा सा एग्जॉस्टिंग की बात करें तो पहले अटेम्प्ट के बाद जब मैंने मेंस लिख दिया और उसके बाद मेरा कैंडिडेचर कैंसिल हो गया था क्योंकि मेरी फाइनल ईयर कंप्लीट नहीं हो पाई थी। तो 2018 या 19 में था कैंडिडेचर कैंसिल? 20 में था सर, 20 में था। अच्छा, 20 में कैंडिडेचर कैंसिल हुआ। यस सर। तो उस टाइम मेरे को बहुत ऐसा लगा था कि 3 साल प्रिपेयर करके इतना सीरियस अटेम्प्ट दिया और उसके बाद कुछ भी हाथ नहीं लगा। कब ये जर्नी खत्म होगी, पूरा मतलब समझ नहीं आ रहा था। एकदम ऐसा लग रहा था कि यार करें कि नहीं करें। कुछ लोग मुझसे बात करते थे स्टूडेंट, तो उनको बहुत ऐसा लगता था कि इससे बात करना मतलब नेगेटिव विचार लेना है। मैं खुद बहुत ज्यादा टायर्ड हो गया था। बल्कि मुझे पता है कि आकिब तुम पढ़ने में बहुत अच्छे थे। जब तुम आंसर राइटिंग करते थे मैंने पहले घोषित कर दिया था कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा। तुम्हारी कॉपी सबसे अलग होती थी सारे बच्चों में। मेंस सेक्शन जब हमने लिया था तो तुम्हारी कॉपी सबसे पहले मेरे पास आती थी। तो तुम्हारे पास मतलब बड़ा कॉन्फिडेंट थे तुम अपने मतलब मैं तुमको लेकर के बहुत कॉन्फिडेंट था कि तुम्हारा सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। फिर भी हाँ, कंटिन्यू करो, बताओ। मेरी जीएस मेरा काफी अच्छा था, मेरी कमांड अच्छी थी आंसर राइटिंग पे। और अल्लाह ने मेरे को कैचिंग पावर भी अच्छी दी है, तो मैं कैचिंग समझ लेता हूँ कि सब्जेक्ट की क्या डिमांड है, कैसे उसको पढ़ना है, ये सब चीजें। पर मेरे साथ नेगेटिव पोर्शन ये था कि कोई भी पूरे सर्किल में एक सिंगल फ्रेंड ऐसा नहीं था जिसने कभी मेंस दिया हो यूपीएससी का। मतलब मुझे खुद को गाइड करना था, खुद को गाइड करना था। ऐसी सिचुएशन थी, मतलब खुद ही खड्डे खोदने थे, खुद ही उनको भरना था। वो ये नहीं बताने वाला था कि भाई तेरा मेंस आने वाला है तो तू ये पढ़ लेना, ऐसे पढ़ लेना, ये कर लेना, कुछ नहीं। मतलब अब सोचिए कि आप 21 साल के बच्चे हैं और आप अकेले पढ़ाई कर रहे हैं, मेंस की तैयारी खुद कर रहे हैं अकेले, बिल्कुल कोई आपके आसपास बताने वाला भी नहीं, बस आप खुद ही कर रहे हैं। तो फिर भी मैंने अपने आप को बहुत कुछ तैयार भी किया, अच्छा मेंस भी दिया। पर ज्योग्राफी ऑप्शनल की वजह से, क्योंकि ये मेरा बहुत बड़ा फॉल्ट था। 18 में अगर मुझे ये बता देता कि ज्योग्राफी ऑप्शनल में मार्क्स नहीं आते हैं, बहुत अच्छा सब्जेक्ट नहीं है, और उस टाइम मुझको ये दे देता कोई राय कि तुम हिंदी लिटरेचर जैसा कोई सब्जेक्ट ले लो, तो इंशाल्लाह सब कुछ सही, परिस्थितियां सही होती, उसी टाइम अपन अपना निकाल लेते। बहुत अच्छी तैयारी थी उस टाइम मेरी। हाँ, फिर टायर्डनेस में ही चलता रहा। सेकंड अटेम्प्ट भी रह गया 2 नंबर से फ्री। और वो बात कहते हैं कि मुकद्दर को आप जानते नहीं है, जब गॉड प्लानिंग करता है तो उसको अकॉर्डिंग चलना होता है, और वो आपके लिए बेहतर प्लानिंग करता है। और मेरे लिए वो बेहतर प्लानिंग इसलिए थी कि प्री रहने के बाद एक अपॉर्चुनिटी मिल गई ऑप्शनल चेंज करने की, जो मैं ढूंढ रहा था बहुत दिन से। तो परेशान था, मुझको हमेशा ऐसा लगता था कि ज्योग्राफी के साथ तो नहीं होगा। टायर्ड हो गया था एकदम, ना रिसोर्सेज मिलते थे, ना टीचर मिलते थे, ना कोई आंसर राइटिंग, कुछ नहीं, अकेला। मतलब एक तरीके से समझ लीजिए कि आप बिल्कुल भीड़ में अकेले रह गए हैं। हिंदी मीडियम में इतनी बहुत ज्यादा दिक्कत है ज्योग्राफी को लेकर। और मैंने वो चेंज करके सिर्फ 3 महीने हिंदी लिटरेचर पढ़ा, अच्छे से रटा उसको, और 22 का अटेम्प्ट दिया सीरीज इंशाल्लाह। और इस बार बहुत अच्छे मार्क्स के साथ सिलेक्शन हो गया। बहुत अच्छा सिलेक्शन हुआ है। मुझे इस टायर्डनेस तो जर्नी का बहुत मतलब अभिन्न पार्ट है, ये समझ लीजिए। बहुत एग्जॉस्टिंग हो जाती है, ऐसा लगता है कि जर्नी का खत्म होगी, छोड़ देते हैं, घर चले जाते हैं। 5-6 साल जिंदगी के कलरफुल टाइम दिया है, कभी भी नहीं किया, ये सब चीजें बहुत आती हैं, बहुत। फिर दोबारा जोश कैसे भरते थे, अपने आप को रिचार्ज कैसे करते थे आके, जब बार बार ऐसा फील आता था कि हाँ बताइए?
बस वही सेल्फ कॉन्फिडेंस ही था मुझ में, तो क्योंकि मेरे आसपास तो कोई था भी नहीं निकालने वाला जिसको मैं देख के कभी कॉन्फिडेंस गेन करता, ये भी नहीं था। बस अंदर से ही खुद ही अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करता था, खुद ही पढ़ता था, खुद ही गलतियां करता था, खुद ही उनको रिचार्ज करता था। मेरा फ्रेंड सर्किल बहुत अजीब था, वो मतलब मेरे पीछे चलता था, ये बंदा क्या करेगा, ये गलती करके आएगा फिर बताएगा, फिर हम उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि वो बहुत अजीब फ्रेंड सर्किल था। मुझको ही आगे धकेलना था सब कुछ, ये समझ लीजिए। नहीं मैं तो समझ रहा हूँ। वही करता था मैं जिसकी कदम उठाता था, फिर कुछ गलतियां होती थी तो उन लोगों को बताता था ये नहीं करना है, हालांकि वो लोग वो भी नहीं करते थे। तुम अपने बैच से सिंगल सिलेक्शन लिया है तुमने, जिस बैच में तुम थे उस बैच से तुमने सिंगल सिलेक्शन लिया। वो ये कि अपने आप से ही सब कुछ सीखा है, ये समझ लीजिए। अगर ऊपर वाले अल्लाह को छोड़ दिया जाए तो दुनिया में तो हम खुद के सेल्फ मेंटर ही रहे हैं। बाकी टीचर तो होते ही हैं, माशाल्लाह जावेद सर भी थे और भी थे। तो अच्छा, अब एक चीज मैं पूछना चाह रहा था कि वीडियो पॉज हो गई। अच्छा सही चलिए, अभी सही है, आगे बढ़िए। अच्छा सही है। अच्छा आखिर अब एक चीज बताइए कि जैसे कि अनअकैडमी ने इतनी बड़ी कोशिश की है, इतना बड़ा ऑनलाइन सेटअप शुरू किया है और भारत के सुदूर क्षेत्रों में जितने रिमोट एरियाज हैं वहां तक अपनी पहुंच बनाने की कोशिश की है, खासकर उन बच्चों तक जो बच्चे दिल्ली में आकर के तैयारी नहीं कर सकते। तो आप अनअकैडमी के साथ किसी बच्चे की सिविल सर्विसेज की तैयारी को किस रूप में देखते हैं? क्या आपको क्या लगता है कि क्या ये प्लेटफॉर्म हम यहाँ से बड़े से बड़ा सिलेक्शन दे पाएंगे या बड़े लेवल पे हम यहाँ से इसके माध्यम से कुछ कर पाएंगे? आप इसके माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते हैं? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी हो या कोई भी स्टार्टअप हो, इनका पॉजिटिव ये है कि थोड़ा फीस कम है और इनकी रिमोट एक्सेस अच्छी है। तो यहाँ से आप चीजें फिजिकली एक्सेस नहीं कर सकते वो आप ऑनलाइन एक्सेस कर सकती है। और कोचिंगों के बारे में मेरा यही मानना रहा है कि पर्सनलाइज चीजें होती हैं और पर्सनलाइजेशन में आपको अनअकैडमी काम आ सकती है। अगर आप अनअकैडमी में कंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो इसमें कोई समस्या नहीं है। बस वही है कि हाँ, अनअकैडमी ने बहुत लोगों को फायदा किया है, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं पीसीएस के भी वगैरह वगैरह, तो वहाँ भी बेशक हम कह ही सकते हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कहीं ना कहीं एक्सेसिबिलिटी तो बढ़ी है डेफिनेटली। अच्छा आके एक बार और उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे जो बच्चे अब आगे फ्यूचर में सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, जो आईएएस बनने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है और क्या संदेश देना चाहते हैं कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए और कहाँ पे आपको नर्वस नहीं होना है और कैसे विपरीत परिस्थितियों में हार नहीं माननी? गलतियां तो मैंने बताई दी हैं, बाकी विपरीत परिस्थितियों को लड़ने का तरीका देखो, विपरीत परिस्थितियां इस जर्नी का अभिन्न पार्ट है। तो आपको जब भी ऐसा लगे तो सोच लीजिएगा कि आप अकेले नहीं हैं, जितनी भी यूपीएससी एस्पायरेंट सीरियस है सब ऐसे ही है। स्पेशली हिंदी मीडियम के और ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चों के बारे में को ध्यान में रख करके, मतलब जो बच्चे हिंदी मीडियम से, जैसे उनको ये पता है कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट बड़ा ग्राफ गिर रहा है और ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चों को जो है वो मार्गदर्शन नहीं मिलता है, तो उन बच्चों के लिए, जैसे आपका मीडियम हिंदी मीडियम रहा है और आप भी एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, तो उसको बेस बना के आप बताइए कि क्या मैसेज देना चाहेंगे बच्चों? उन बच्चों के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि कभी भी ऐसा ना फील करके यार हिंदी मीडियम में तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। बहुत सारे भ्रम है इस एग्जाम को लेके कि हिंदी में इंटरव्यू नहीं होता, ये नहीं होता, एग्जाम में लिखने में सब कुछ नहीं है। आजकल तो सारे रिसोर्सेज हिंदी में अवेलेबल हैं और थोड़ा अपने आप को बाइलिंगुअल बनाइए, इंग्लिश से भी पढ़ने का थोड़ा प्रयास कीजिए, तो उसका आपको भी मजा आएगा। कुछ क्वालिटी रिसोर्स आपको इंग्लिश से भी मिल जाएगा। और बाकी इससे तो डिमोटिवेट होना ही नहीं कि हिंदी में नंबर नहीं आते, सब अफवाह की बातें हैं। खूब अच्छे मार्क्स आते हैं, आप अच्छा क्वालिटी लिखेंगे तो नंबर आपके आएंगे, बेशक नंबर आएंगे। और मोटिवेशन तो सिलेक्शन हो ही रहे हैं, मैं आपके सामने एग्जांपल हुई, तो अपने आप को थोड़ा मोटिवेटेड रखिए। और इस तैयारी का यही कहना चाहूंगा कि जब तक तैयारी कीजिए, जब तक आपको लगे कि आप टिपिंग पॉइंट पहुंच चुका है, मतलब यहाँ से ज्यादा देना अटेम्प्ट देना अपने आप में कॉस्ट बेनिफिट नहीं है, तो वहां से आगे आप स्किप कर सकते हैं, कुछ और सोच सकते हैं, पर उस टिपिंग पॉइंट तक तो जाइए। और वो हर किसी का टिपिंग पॉइंट तो होता ही है 5-6 साल का, 4-5 अटेम्प्ट तो हर कोई लेता ही है। तो उस टिपिंग पॉइंट तक खूब मेहनत कीजिए, कभी भी आपको सक्सेस मिल सकती है, कभी भी। और उसके बाद आपके कुछ फैमिली इशू जो अपनी लाइफ को बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, बहुत सारे काम होते हैं, तो उसके बाद आप अपने कॉस्ट बेनिफिट वाली मैथ लगा के कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि देखो एंड ऑफ द डे है ये एग्जाम 2% हिस्सा है लाइफ का, 98% लाइफ बहुत अलग है। तो इसको ऐसा तो यही एग्जाम है, यही जीना है, यही मरना है, ऐसा तो करना नहीं।
और मोटिवेट रखना है, उम्मीद रखनी है, ऐसा रखना है कि प्रयास करेंगे तो हो जाएगा। ऐसा नहीं सोचना कि मैं हिंदी से हूँ, ये सब नेगेटिव बातें होती हैं, इन चीजों को निकाल देना। कभी भी कोई पूर्वाग्रह प्री एजम्पशन नहीं रखना है, ये याद रखें। बहुत अच्छा आकिब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। फिर से हम लोग बात करते रहेंगे, और सबसे बड़ी बात हमारी ये दुआ है कि आप जिंदगी में एक सफल प्रशासक बनिए, आईएएस बनिए। आईएएस तो आप बन ही चुके हैं, अब जल्दी ही आप देश में अपना एक अच्छा काडर संभालिए और देश का नाम रोशन कीजिए, समाज का नाम रोशन कीजिए, और जो भी आपके मन में इच्छाएं हैं अपने गांव के लिए, समाज के लिए, उन बच्चों के लिए कीजिए जो आप करना चाहते थे। हमारी बहुत सारी दुआएं हैं, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि जिंदगी में आप खूब सफल प्रशासक बने। थैंक यू आकिब, तुमने अपना टाइम निकाला, और फिर से हम लोग बात करेंगे, मिलेंगे। थैंक यू सो मच। ठीक है, ठीक है आकिब, बाय। थैंक यू।